May I come in, sir? आइए, कम। शिवांग, Good have evening, a sir. seat. Good evening. Yes, sir. Thank you, sir. Tell us a bit about yourself, शिवांग। सर मेरा नाम शिवांग सिंह है। जी। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन हाँ जी। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से 2019 में कंप्लीट किया। ओके। उसके बाद मैंने सर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू 2021 में कंप्लीट किया और उसी समय साथ में मैंने यूजीसी नेट हिस्ट्री में क्वालिफाई किया। मैं सर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से संबंध रखता हूँ। अच्छा, अभी आप कुछ कर रहे हैं? जी नहीं सर। हैं? जी नहीं सर। और बाकी सर्विसेज के लिए अप्लाई किया, सिविल सर्विसेज वगैरह में अप्लाई? जी सर। अच्छा, जी सर। क्या खबर, उधर से कुछ वो नहीं मिला? सर मैंने इसी बार दोनों अटेम्प्ट मैंने एक साथ पहली दिए बार थे। दिया, अच्छा। यूपीएससी और यूपीपीसीएस पहला ही अटेम्प्ट था, उसमें सर प्रीलिम्स नहीं हुआ और इसमें इंटरव्यू कॉल आई सर। वेरी गुड। उन्नाव के बारे में क्या मशहूर है? व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्टोरिकली उन्नाव? जी हाँ सर। हिस्टोरिकली अगर देखें सर तो 600 बीसी में गौतम बुद्ध जी का आगमन हमारे उन्नाव में हुआ था। उन्नाव का एक बांगरमऊ क्षेत्र है सर। क्या है? बांगरमऊ क्षेत्र में, बांगरमऊ एक गांव है ओके। सर। जी सर, वहाँ पर गौतम बुद्ध जी का आगमन हुआ था। एक हिस्टोरिकल फैक्ट सर ये। उसके बाद सर आधुनिक भारत के इतिहास में उन्नाव बहुत ही लोकप्रिय था, क्योंकि 1857 की क्रांति में वहाँ से एक राजा थे, राजा रावराम बख्श सिंह जी। उन्होंने वहाँ से नेतृत्व किया था। साथ में राजा चंद्रिका सिंह जी ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि आपने एंशियंट हिस्ट्री में वो किया है? जी सर। बैचलर्स, ग्रेजुएशन सर। ग्रेजुएशन। अब वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री को रीराइट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी ये बड़ी कॉलोनियल टाइप ऑफ हिस्ट्री। जी सर। जी सर। आपका क्या विचार है इसके बारे में? जी सर, मुझे लगता है कि सर इतिहास समस्त विषयों की तुलना में सबसे ज़्यादा डायनेमिक विषय है और हमेशा ही निरंतर जब समाज के परिवर्तन के साथ में हिस्ट्री को रीराइट करते रहना चाहिए वर्तमान मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में। जी सर, मैं सहमत हूँ। तो इसका मतलब लेकिन सर जो पुराने प्री हिस्टोरिक टाइम्स है वहाँ से शुरू करके हर बार? जी नहीं सर, जहाँ जहाँ पर सर डिबेट है और जहाँ जहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी विशेष चरित्र को दबा दिया गया है या दूसरे चरित्र को ज़्यादा तवज्जो दी गई, या फिर जो नए नए उत्खनन हुए, उदाहरण के तौर पर सर मैं एक उदाहरण रखना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पर सर हमारे उत्तर प्रदेश में ही सनौली जो साइट है, वहाँ से सर हड़प्पा वो साइट है। वहाँ पर पहली बार ऐसा योद्धा वर्ग का साक्ष्य मिला है जिसने पूर्व मान्यता को खंडित कर दिया है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक शांतिमूलक सभ्यता थी। तो सर अब अगर हिस्ट्री राइटिंग फिर से होगी हड़प्पा के बारे में, तो उसमें ये इसको भी सर जोड़ा जाना चाहिए। सर इसी तरह जहाँ जहाँ पर नए नए साक्ष्य मिल रहे हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हिस्ट्री को रीराइट करते रहना चाहिए। लेकिन सर एक सावधानी ये भी रखनी चाहिए कि हिस्ट्री की राइटिंग हमेशा हिस्टोरियन के द्वारा हो, ना कि सर सोशल मीडिया या फिर किसी भी तरह के ऐसे बयानों से। यूपी में एक बड़ा इम्पोर्टेंट आजकल प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको बोलते हैं केन बेतवा लिंक। जी सर। ये क्या लिंक है और इसकी क्या महत्वता है? सर यूपी को 4 भागों में बांटा जाता है आर्थिक संभाग के द्वारा। उसमें जो सर बुंदेलखंड क्षेत्र है वो सबसे पिछड़ा माना जाता है उसके जलवायु और भौगोलिक कारण की वजह से। तो वहाँ पर जो पठारी क्षेत्र है तो सर जल का अभाव है, तो सिंचाई क्षेत्र में उतनी प्रचुरता नहीं है। तो वहाँ पर केन बेतवा लिंक जैसे जो नदी प्रोजेक्ट हैं वो सर वहाँ पर सिंचाई की समस्या दूर करेंगे और कृषि को क्षेत्र में तीव्र गति देंगे सर। अच्छा, अगर आपको कहा जाए जी सर। कि आपके एरिया में कोई कम्युनल टेंशन अराइज करने वाली है, आप वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, इंचार्ज में हैं, जी सर। तो आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे इमीडिएटली? मतलब भड़कने वाली है सिचुएशन। जी सर। सर तुरंत भड़कने ही वाली है सर। ओके सर। सर मैं तुरंत ही पहले तो जो दोनों समुदाय हैं, मैं दोनों समुदाय को चिन्हित करूंगा कि किन दो समुदाय के मध्य ये भावना भड़कने वाली है। ओके। दोनों समुदायों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सर, ऐसा देखा गया है कि हर क्षेत्र में कोई ना कोई अगर दंगा होता है तो उसका लीडर जरूर होता है दोनों ही क्षेत्रों से। उनकी मैं पहचान करूंगा, दोनों को ही आपस में बुला करके दोनों से ही व्यक्तिगत वार्तालाप करूंगा और संवाद स्थापित करूंगा। पहले चरण में मैं संवाद करूंगा, दूसरे चरण में दोनों को आमने सामने रख करके संवाद करूंगा और उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये एक अवैध काम है, गैर कानूनी है। हम इसके बजाय हम सामाजिक संस्कृति जो है भारत की, उसको साथ में समन्वय बना करके भी रह सकते हैं। दूसरा अगर सर, फिर भी अगर दंगे भड़क गए तो फिर क्या करोगे? सर अगर दंगे भड़क ही गए हैं, ये सब प्रथम दृष्टया मेरे ये कृत्य करने के बाद भी अगर दंगे भड़क गए हैं, तब मैं सर सिक्योरिटी की मदद लूंगा और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करूंगा हर जगह पर जहां ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां पर दंगे भड़कने के चांसेस हैं, जहां पर भड़क रहे हैं। और उन दंगों के भड़कने से जहां पर और कहीं चिंगारी पहुंचने की भी चांस है, वहां पर दोनों जगह मैं सुरक्षा व्यवस्था को कठोर करूंगा सर। इंटेलिजेंस का क्या रोल हो सकता है इस सारे
एरिया में। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि सर आजकल आईसीटी का ज़माना है सर। तो जब दंगे भड़कते हैं तब कहीं न कहीं, जैसे हाल ही में देखा जा रहा है, तो इसका कहीं न कहीं पाकिस्तान से भी लिंक नज़र आ जाता है कभी-कभी, या कभी-कभी इसका अलगाववादी या नक्सलिज़्म से भी संबंध निकल आता है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस आईसीटी को ट्रेस करते हुए, आईसीटी टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंटेलिजेंस का यूज़ करके पहले से ही बता सकते हैं कि इसका मूल उद्गम कारण क्या था और ये कहाँ-कहाँ और फैल सकता है और इनकी प्लानिंग क्या है। इस जगह पर हम इंटेलिजेंस की मदद सर ले सकता है। ओके, वेरी गुड। थैंक यू सर। नाम, अच्छा हाँ, शिवानक शिवांक सर। शिवांक सिंह। जी सर, जी सर। हाँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर खासियत के बारे में हम लोग बातचीत करें तो क्या खासियत, मतलब आपको दो तीन चीज़ इस तरह से बतानी है जो दुनिया या भारत के लोग भी नहीं जानते हो, या उसको आपको उसके प्रचार के रूप में अगर उत्तर प्रदेश को दुनिया में लाना है तो कौन कौन सी बातें बताएंगे? बहुत लंबा नहीं हो, 30 सेकंड में आपको उत्तर प्रदेश की व्याख्या करनी है। सर मैं एक स्पष्टीकरण चाहूँगा। सर क्या ऐसे मुझे कारण देने हैं जो दुनिया को पता ही ना हो पहले से, या मतलब पता भी हो तो वो उतना चर्चित नहीं हो, लोकप्रिय ना हो? हाँ, लोकप्रिय ना हो। जी सर। सर मैं क्या 10 सेकंड ले सकता हाँ, हूँ सर? बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। हाँ सर, मैं बता सकता हूँ। हाँ सर, मैं सबसे पहले जो टूरिज्म सेक्टर है उत्तर प्रदेश का, उसके क्षेत्र में सर कई सारी ऐसे बिंदु हैं जो दुनिया को पता नहीं। अगर वो मैं प्रचार के माध्यम से उसकी ब्रांडिंग कर सकता हूँ तो पर्यटन क्षेत्र बढ़ सकता है। उदाहरण के तौर पर सर मैं जो गौतम बुद्ध जी के जितने भी आवागमन के बिंदु थे उनको मैं उजागर करूँगा, और उनको मैं आईसीटी के माध्यम से, यानी टेलीविज़न के माध्यम से या प्रचार तंत्र के माध्यम से उनको सर्वस्व विश्व के सामने रखूँगा कि हमारे जो बौद्ध धर्म के प्रणेता थे वो इस बिंदु पर गुजरे थे उत्तर प्रदेश में। दूसरा नंबर सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो मुग़ल संस्कृति थी उसमें जो गंगा जमुनी तहजीब है उसका केंद्र बिंदु हमारा लखनऊ है, और वहाँ पर ही तहजीब जिसको बोलते हैं नवाबी तहजीब वहीं से शुरू हुई, और उसकी विशेषताएं क्या हैं उनको मैं फिर से उजागर करना चाहूँगा, और उसको मैं लोक नृत्य के माध्यम से या लोक कथानकों के माध्यम से उनको मैं परिचित करवाऊँगा पूरी दुनिया से। तो सर ये देखा गया कि आज से, मतलब जब हम लोग छोटे थे तब इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। जी सर। और सारी सुविधाएं भी थी। जी सर। लेकिन पिछले 3 दशकों में इलाहाबाद वहीं का वहीं ठहरा हुआ है और लखनऊ बहुत आगे निकल गया। जी सर। इसमें किसका योगदान सबसे ज़्यादा है? किस नेता का या किसकी सोच है ये लखनऊ को सुंदर बनाने और बेहतर बनाने? सर सबसे बड़ा इसका मुख्य कारण है राजनीतिक, क्योंकि सर लखनऊ राजधानी है, तो जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं मैं सबसे विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा सुश्री मायावती जी का। उन्होंने जो लखनऊ के आर्किटेक्चर को, जो मुगल काल में लखनऊ का आर्किटेक्चर होता था उसके रूप में ढालने की कोशिश की, और जितनी भी बिल्डिंग्स को उन्होंने कलर दिया और उनका जो आर्किटेक्ट नया किया, वो ऐसा लगता है कि जैसा कि मुगल काल की जो स्थापत्य है उसको वर्णित कर रहा है। तो मैं मायावती जी को मैं इसका योगदान देना चाहूँगा। ठीक। अब इतिहास के विद्यार्थी हैं। जी सर। और ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, 15 अगस्त को 75वां। जी सर। और पूरा राष्ट्र इसको मना रहा है, अमृत महोत्सव। जी सर। जी सर। कितना कारगर है? सरकार इस पर बहुत पैसा खर्च कर रही है। क्या मकसद है, क्या निकालना चाह रही है, लोगों को क्या बताना चाह रही है अमृत महोत्सव के? सर सबसे पहले मैं इसमें 2 बिंदु मुझे स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। पहला, राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, जैसे हर घर तिरंगा अभियान, ये जो 15 अगस्त को भी हर परिवार तिरंगा फहराएगा, तो इससे हम राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, हम ये आकलन कर सकते हैं, स्व आकलन कर सकते हैं कि हम 1947 के बाद कहाँ तक पहुँचे और कितनी हमने प्रगति की है। इसका आकलन भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। इतिहास का एक और प्रश्न, आर्य और अनार्य थियरी जी से सर। देश को बांटा गया, यानी हम ये निश्चित रूप से टेक्स्ट बुक में पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में विविधता में एकता है। विविधता में एकता, जी सर। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम लोग विभिन्नता को बहुत ज़्यादा बल दिए और एकता को बिंदु को कहीं मिस करते गए। आज वो काम हमको लगता है कि शुरुआत हुई है उसकी। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? जी सर, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सर शुरुआत हुई है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक समाज का कुछ न कह सकते हैं कि 1% ऐसा नकारात्मक पक्ष जरूर होता है। लेकिन हम इसके वजह से, हम जो विविधता में एकता है और जो भारत का सौंदर्य है उस पर हम सर प्रश्न चिन्ह, मुझे लगता है, मैं नहीं लगा सकता। वेरी गुड। ठीक।
ये बताइए शिवांग सिंह जी, जी सर। यू आर फ्रॉम उन्नाव, जी सर। तो कोई दो फेमस पर्सनालिटी जो उन्नाव से रही हों ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस? जी सर। जी सर। सर सबसे पहले मैं श्रीमान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम लेना चाहूँगा सर। दूसरा सर चंद्रशेखर आज़ाद जी का सर नाम लेना चाहूँगा। ये अभी दो कोई एक पर्सनालिटी। महाराज भी हैं उन्नाव से? जी सर। जैसे मैंने पहले ही बताया सर, दो महाराज थे, एक राजा रावराम बख्श सिंह जी और दूसरा राजा चंद्रिका सिंह जी। इन्होंने दोनों ने 1857 की क्रांति को लीड किया था। साक्षी महाराज भी उन्नाव से हैं? जी सर, वो मेरे ही एमपी हैं सर। वो आपके एमपी हैं, तो उनका जी नाम सर। तो पहले ही बताना चाहिए। सर किस लेकिन पार्टी के हैं साक्षी महाराज जी? जी सर, भारतीय जनता पार्टी हाँ, सर। तो ये बताना चाहिए ना आपको। आगे बताइए, साहू जी महाराज कौन थे? सर छत्रपति साहू जी महाराज। जी सर, ये जो महाराष्ट्र में जो मराठा वंश था उनके ही वंशज थे। लेकिन सर इनका राजनीतिक क्षेत्र की तुलना में सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था, खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में। उदाहरण के तौर पर भीमराव अम्बेडकर जी की जितनी भी शिक्षा दीक्षा हुई, उसका काफ़ी बड़ा जो वित्तीयन का कार्य था वो इन्होंने किया था। दूसरा कार्य सर इन्होंने किया कि जितनी भी महिलाएं हैं, परित्यक्त महिलाएं या विधवा महिलाएं, इनके लिए एजुकेशन स्कूल खोला। तीसरा कार्य सर जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो निम्न वर्ग से संबंधित हैं, उनके लिए शिक्षा का कार्य महाराष्ट्र में किया सर। तो उनका यूपी से कोई लिंक था कि वैसे ही नाम दे दिया कानपुर यूनिवर्सिटी को साहू जी महाराज? सर यूपी से लिंक सर बहुत कोशिश की, कहीं मैं नहीं, पढ़ तो नहीं मगर पाया मायावती जी ने दिया नाम, जी जी सर। है ना? सर यूनिवर्सिटी का नाम जो दिया गया था जी वो सर, लेकिन मायावती जी ने दिया था। तो सर मैं श्योर नहीं हूँ कि किस। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना जी आपको। सर, थैंक यू सर। ठीक है, जी सर। आप श्योर नहीं है। जी सर। ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे देश में वो टाइम आ गया है कि वी शुड हैव लॉ टू कंट्रोल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ मीडिया, कि जितना डिस्टरबेंस हो रहा है ये दो चीज़ों की वजह से ज़्यादा हो रहा है। आप इसके बारे में, आपके क्या विचार हैं? आपका क्या इसके बारे में आकलन है? सर मुझे लगता है कि हमारे पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ मीडिया को जो कंट्रोल करने के अभी वर्तमान में माध्यम है, ये पर्याप्त हैं सर। मुझे नहीं लगता कि नया लॉ लाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। उसका कारण यह है कि सर हम आईटी एक्ट जो हमारे पास है, उसके माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध जी, हिंसा भड़काता है या सार्वजनिक कृत्य करता है, तो उसको उसके लिए संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध का प्रावधान है सर। तो मुझे लगता है सर नया प्रावधान लाने की जरूरत है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है? ये बताइए कि एक टाइम था कि हमारे देश में मुस्लिम राजाओं का तांता लगा हुआ था और एक से एक टॉप राजा थे। जी सर। जी सर। तो ऑल ऑफ ए सडन वो उनका डाउनफॉल और डिसअपियर कैसे हो गए वो? सर मुस्लिम शासकों का। हाँ, सर जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुआ सर, तो उन्होंने सारे भारत को ही जीता, मतलब 70% भाग को भारत में विजय प्राप्त की। तो उसमें से बहुत सारे रूलर सर मुस्लिम संप्रदाय से थे, तो इसलिए नहीं उनका तो वो कहाँ चले गए मुस्लिम? ये क्या रूल है? हिंदुस्तान छोड़ के चले गए या क्या हुआ? जी नहीं सर, हिंदुस्तान छोड़ के नहीं मैंने गए हिस्ट्री पढ़ी ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर। फिर जो जिन शासकों को उन्होंने परास्त किया, उनको बड़ी बड़ी जमींदारी। तो लास्ट थे बहादुर शाह जफर माँ, वो रंगून में डेथ हुई। जी सर। चले, उसके बाद तो कोई और ट्रेसेस मिलते नहीं इनके। तो जो पुराने जो और वंशज थे पेडिग्री के हिसाब से, जी सर। वो सब कहाँ चले गए ये नहीं समझा। सर वो जमींदार के रूप में स्थापित रहे सर। यही उनके पास हो गए। बड़ी बड़ी, जी सर, उनके पास बड़ी बड़ी जमींदारी हाँ, थी। वो मैं दो चार को मैं भी जानता हूँ, जी मेरे यूपी में हैं। समझ गया आपका बात, सर। बहुत बढ़िया। तो वो वहीं अपना राजा महाराजा बन गए वो जी भी। सर। जी सर। अच्छा, गुड, वेरी गुड। अच्छा बताइए, अकबर द ग्रेट जी सर। क्यों बोला जाता है? सर उसका सबसे मुख्य कारण जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि सर अकबर ने उस समय में भारत में शासन किया जिस समय केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया और पूरे विश्व में सांप्रदायिक संघर्ष का दौर था। उदाहरण के तौर पर पश्चिम एशिया में शिया सुन्नी के विरुद्ध आपस में हिंसा का दौर था। तथाकथित सभ्य कहे जाने वाले यूरोपीय भी धर्म युद्ध लड़ रहे थे। इस सभी वातावरण के बीच में अकबर ने अल्पसंख्यक धर्म के व्यक्ति होते हुए भी बहुसंख्यक जनता के साथ एक स्वस्थ संवाद स्थापित करते हुए हिंसा को नियंत्रण में रखा और सांप्रदायिक समन्वय की स्थापना की और सुलह पुल की नीति अपनाई। अच्छा, वेरी गुड। तो इसी तरह कहते हैं हम अशोका द ग्रेट। जी सर। तो अशोका भी अशोका द ग्रेट, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था समाज में? सर पहली तो सिमिलरिटी सम्राट अकबर जी से, अकबर महान से थी कि धार्मिक समन्वय। वो स्वयं बौद्ध धर्म के थे, उसके बावजूद उन्होंने जो धम्म की अवधारणा दी वो सभी धर्मों का एक तरह से मिश्रण थी।
उसके बाद सर जैसा कि रुमिला थापर मैम जी ने स्पष्ट किया है कि जो अकबर सम्राट अशोक ने इतने बड़े राजनीतिक विस्तार वाले क्षेत्र में उस पर नियंत्रण रखने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि धम्म का इस्तेमाल किया। तो ये राजनीतिक उसकी समझ को दर्शाता है सर। वेरी गुड। मेरा लास्ट क्वेश्चन, जी सर। सांची स्तूपा कहाँ है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? सर सांची सांची स्तूपा सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत इजी फैक्ट है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जी सर सांची स्तूपा अच्छे से पढ़ा है सर। एमपी में है किसी सिटी के पास? जी सर मध्य प्रदेश में है सर। चलिए देख लीजिए बाद में। सॉरी सर, थैंक सॉरी यू। सर। चलो ओके, थैंक यू शिवांक।